Harpal Singh Cheema, the Minister for Finance, Planning, Program and Implementation, Excise and Taxation of Punjab, a powerful figure in the Bhagwant Mann cabinet. This is Decode Punjab, a video show from the stables of the Tribune newspaper, a paper that you have grown up reading, dear viewer, and I'm going to show it to you. We have the English Tribune, the Dainik Tribune, and the Punjabi Tribune. And this is a show that will decode or attempt to decode all the most important issues and those of concern of our state, of this state. I have with me Ruchika Khanna, the crack reporter of the Tribune, and today we will ask Mr. Cheema about the economy in Punjab, the state of the economy. And I'd like to welcome you, Mr. Cheema, to the Tribune. Thank you so much for coming here. Thank you. Thank you. धन्यवाद आपका. Sir, सबसे पहला मेरा ये सवाल है that Punjab seems to be broke. There is no money in the state. The Finance Commission was here last week. You have refused, your government has refused, your Chief Minister has refused to go to the Niti Aayog meeting in Delhi. So give us, tell us what's going on. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने लास्ट ईयर में नीति आयोग की मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे ऑनरेबल सीएम साहब गए थे, पर लेकिन जिन बातों पे हमने स्ट्रेस दिया था कि पंजाब को क्या क्या चाहिए, पंजाब की तरक्की के लिए, पंजाब की प्रोग्रेस के लिए, पर लेकिन सेंट्रल सरकार ने उस पर एक दिन भी ध्यान नहीं दिया, उस पर कोई भी काम नहीं किया. आपको लगता है नहीं ध्यान दिया उन्होंने? बिल्कुल उन्होंने कुछ भी नहीं किया. और उसके अलावा जब मैं लास्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम मैडम निर्मला सीतारमण जी के पास प्री बजट मीटिंग में हम जाते हैं. प्री बजट मीटिंग में सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर जाते हैं और अपना अपना एजेंडा वहाँ देते हैं, मेमोरेंडम देते हैं हम और रिटर्न में देते हैं, पर लेकिन वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता. इस बार बजट पेश हुआ है, एक लाइन तक, नाम तक नहीं लिया गया पंजाब का. और फिर बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम मीटिंग में नहीं आते. तो उनको चाहिए कम से कम जो हमने दिया कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है. हमने क्या मांगा उनसे? हमने मांगा कि जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं कम से कम वहाँ पे लिए हमें इंडस्ट्री दे दो, इंडस्ट्रियल जोन बना दो. आपने जम्मू कश्मीर को तो बना दिया, आपने हिमाचल को बना दिया और पंजाब से आपने डिस्क्रिमिनेशन किया है. तो क्यों डिस्क्रिमिनेट करें? व्हाई दे डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट पंजाब? क्यों आपको लगता है? देखिए, पंजाब से भारतीय जनता पार्टी जो नफरत करती है, पंजाबियों से नफरत करती है और इसीलिए वो ऐसा करती है, क्योंकि नहीं तो हमने जितनी बार लिख के दिया है. इसमें आप बताइए इलीगल डिमांड क्या है? पंजाब के लोग 18.5% वोट दे दिया. आप बोल रहे हैं कि पंजाबी उनसे नफरत करते हैं और वो पंजाबी नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी पंजाब से नफरत करती है. हमने जितनी बार उनको लिख के दिया है, जितनी बार हमने उनको बोला है, किसी एक डिमांड पे उन्होंने अपना एक डिमांड पे कभी कंसिडर नहीं किया. स्टबल बर्निंग की इशू है, हमने लिया है, छोड़ो पंजाब को छोड़ दो. ये पंजाब की समस्या है, हरियाणा की समस्या है, वेस्टर्न यूपी की समस्या है, राजस्थान की समस्या है. तो इसके ऊपर एक सेंट्रल स्टेट की पॉलिसी बना दो. लेकिन सर, ये तो आप तो नहीं कह सकते कि बीजेपी पंजाब के साथ नफरत करती है. ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट कहा आपने. नहीं, बिल्कुल करती है. तो बात सुनो ना, बॉर्डर स्टेट है, हमने 5 डिस्ट्रिक्टों के लिए मांगा कि हमें 5 डिस्ट्रिक्टों के लिए आप जो है इंडस्ट्रियल जोन दे दो. ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ. कि जिस तरह ਤੁਸੀਂ देखो जम्मू कश्मीर के लिए, हिमाचल के लिए, अब हिमाचल ने क्या किया, हमारा जो एडजॉइनिंग बद्दी सिटी आता है हिमाचल का, उसमें पूरा का पूरा हरियाणा, हिमाचल ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, तो पूरा पंजाब की इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट हो गई. अब क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर वाले क्या कर रहे हैं, वो कठुआ, वो बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर के ऊपर है कठुआ, वहाँ पे उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया तो वहाँ चलेगी. तो इसका मतलब है कि पंजाब के साथ भारतीय जनता पार्टी जो अन्याय कर रही है, इनजस्टिस कर रही है. यही कारण है कि वो पता नहीं उनका क्या इरादा है, पर लेकिन पंजाबियों ने, पंजाब के लोगों ने स्टेट के लिए लड़ाई लड़ी है, देश के लिए लड़ाई लड़ी है. चाहे वो मैं समझ फ्रीडम मूवमेंट हो, चाहे आफ्टर फ्रीडम मूवमेंट की बात हो, चाहे वो बॉर्डर की बात हो, चाहे चाइना से लड़ाई की बात हो, चाहे पाकिस्तान से लड़ाई की बात हो, चाहे बांग्लादेश की लड़ाई की बात हो. तो मैं समझता हूँ पंजाब ने खुल के देश के साथ खड़ा है पंजाब. पर लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो वो कहीं ना कहीं पंजाब को इग्नोर कर रही है. सर, पंजाब ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ? कभी भी नहीं मिले. देखिए, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब इस बार जब नई सरकार बनी है, इस बार अभी उन्होंने जाना है. इससे पहले
हमारे जाना है उन्होंने, मिलने जाना है। नहीं, अभी- ऑनरेबल सीएम ने मिलने जाना है। जी जी, अभी तो जाना है ना, अभी तो नई नई सरकार बनी है, अभी तो क्योंकि पार्लियामेंट तो का अभी सेशन नीति चल आयोग रहा का बहुत बड़ी है, पार्लियामेंट का opportunity थी सेशन आपके चल रहा है और पार्लियामेंट सेशन के दौरान बजट सेशन चल रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री साहब बिजी हैं। बट लेकिन इससे पहले हमारे ऑनरेबल सीएम साहब जाके आए, मिल के आए हैं, होम मिनिस्टर को मिल के आए, पर लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और बार बार उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे सभी मिनिस्टर जाते हैं उनके पास, मैं खुद जाता हूँ, सभी जाते हैं, पर लेकिन वो पंजाब के ऊपर पता नहीं उनका क्यों ऐसा बिहेव करते हैं पंजाब के साथ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇ ਹੁਣ ਮੰਗਿਆ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? देखिए, फाइनेंस कमीशन ने हमें अश्योरेंस तो नहीं दी, पर लेकिन उनका जो बातें थी बता रही थी कि वो कुछ ना कुछ अच्छी रिकमेंडेशन जो है पंजाब के लिए करेंगे। मैंने उनको बड़ा लॉजिकली बताया, उनको पूरे फैक्ट एंड फिगर के साथ बताया और पूरी हिस्ट्री जो है पंजाब की दी कि कैसे कैसे पंजाब के लिए ज़रूरत है। तो उन्होंने माना कि हाँ बिल्कुल पंजाब को अभी इसकी ज़रूरत है। तो मेरे को लगता है कि वो अच्छी रिकमेंडेशन जो है करेंगे, पर लेकिन देने वाले तो आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री साहब हैं, और मेरे को लगता है वो इस बार जो है पंजाब के साथ जस्टिस करेंगे, मुझे आशा है ऐसी। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਡੈਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ टैक्स हॉलीडे वास्ते, कोई पॉलिसी इंटरवेंशन वास्ते? देखिए, हमारे जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, जितने राज्यसभा के हैं और लोकसभा के हैं, सभी इस जो हमारा बजट सेशन चल रहा है उसमें भी, इससे पहले जहाँ भी कोई उनको प्लेटफार्म मिलता है तो वहाँ पंजाब की आवाज़ को बुलंद करते हैं, पंजाब की आवाज़ को उठाते हैं। तो मैंने तो जो रेवेन्यू डेफिसिट की ग्रांट की बात करते हैं, हमने डेवलपमेंट ग्रांट की बात करी है कि पंजाब को 75,000 करोड़ जो रुपया है वो आने वाले 5 ईयर के लिए, आने वाले 5 साल के लिए ग्रांट दीजिए, ताकि पंजाब जो है और डेवलप हो सके, पंजाब जो है और आगे बढ़ सके। Sir, I just want to quote some figures to you. You have asked for a special package of rupees 1.32 lakh crores. Yes. And your revenue deficit is 23,198 crores. जी. Now, from the centre, from the Finance Commission, Mr. Arvind Panagriya has himself said that one of the reasons that Punjab is broke is because your subsidies are so high. You know, whether it's to the farmers, whether it's the power subsidy. So, how would you explain that? देखिए, 1981 से पहली बार जब मैंने अपनी हिस्ट्री में देखा, फाइनेंस की हिस्ट्री में देखा, तो फर्स्ट टाइम मुझे ये पता चला कि 1981 में 1000 करोड़ का हमारे ऊपर कर्ज था। फर्स्ट टाइम ये दिखा, उससे पहले 1980 तक तो है पंजाब सरप्लस था, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था। 80 तक तो पंजाब, 81 से स्टार्ट हुआ और 97 तक तो कोई पंजाब में सब्सिडी नहीं थी। तो इसका मतलब 17 ईयर कोई भी सब्सिडी नहीं थी पंजाब में। फिर वो कर्ज कैसे चढ़ा, वो डेट कैसे चढ़ा, ये बड़ी बात है। क्योंकि तब क्या था पंजाब में, तब पंजाब में टेररिज्म था। लेकिन सर टेररिज्म भी तो 40 साल खत्म हो गए, 40 साल हो गए ना खत्म हुए। बात सुनो ना, तो टेररिज्म था, वो कर्जा जब चढ़ गया तो बढ़ता 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 जा रहा है। तो हमने लड़ाई किसके लिए लड़ी? नेशन के लिए। पंजाब किसके लिए खड़ा हुआ? नेशन के लिए। पर लेकिन अब जब आप देख लीजिए, मैंने फाइलें चेक करी हैं, तब जब मिलिट्री आती थी टेररिज्म को रोकने के लिए, बीएसएफ आती थी, मिलिट्री आती थी, तो उसको भी पैसा हमें देना पड़ता था पंजाब को। वो तो खत्म हो गई ना बात से। नहीं, खत्म कैसे होगी? वो डेट सेंटर सरकार क्यों नहीं हमारा वेव ऑफ करता? वो तो डेट, पुराना डेट तो कम से कम 1981 से लेके 97 तक का कर दें, 97 तक का कर दें। तो मैं समझता हूं तो कम से कम पुराना डेट जो हमने देश के लिए लड़ाई लड़ी, जो हमने देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने के लिए लड़ाई लड़ी, तो कम से कम सेंटर को हमारे साथ तो उसके लिए तो खड़ना चाहिए। पर जब प्रधानमंत्री मिस्टर आई.के. गुजराल थे, तब उन्होंने इसमें से काफी डेट को वेव ऑफ किया था। जो सिक्योरिटी के लिए डेट दिया गया था, उसमें से काफी पोर्शन उन्होंने वेव ऑफ किया था जब वो प्रधानमंत्री थे। नहीं, मेरे को तो कभी जो मेरी बुक्स हैं वही नहीं दिखा, बट लेकिन थोड़ा सा पोर्शन है, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो पोर्शन जब लगभग 50,000 करोड़ रुपया बन चुका था तब से, उसका अब क्या हो रहा है? डेट के ऊपर इंटरेस्ट। अब तो हम 20,000 करोड़ रुपए पर ईयर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। 20,000 करोड़ पर ईयर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो आज की तारीख में जो हम इतनी पावर सब्सिडी की बात करते हैं कि अमीर फार्मर्स को, अमीर किसान को
आप इतनी सारी सब्सिडी देंगे। आज रुचिका ने स्टोरी भी लिखी है हमारे अखबार में, ट्रिब्यून में, कि डिसप्रोपोर्शनेटली द पावर सब्सिडी इज गोइंग टू द रिच फार्मर। देखिए, हम जो पावर सब्सिडी हमारी चल रही है उसको हम सोलराइजेशन पैटर्न पे ले जा रहे हैं। आने वाले समय में एक बड़ा अच्छा प्लान हमने तैयार किया है कि जितनी हमारी ट्यूबवेल की सब्सिडी जा रही है या घरों की सब्सिडी जा रही है, उसके लिए हमने सोलर पैनल लगवाने के लिए एक योजना तैयार की है। वो बड़ी जल्दी इम्प्लीमेंट होगी और उसके साथ क्या होगा कि हमारी जो पावर सब्सिडी है उसका जो पैसा है वो कम हो जाएगा। तो हमने ये 5 साल का प्लान तैयार किया है। चीमा साहब, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, आप में करेक्ट कर सकते हैं, पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो स्कीम आप बना रहे हैं, ये भी पीएम कुसुम स्कीम जो है उसके तहत आप ये लेकर आ रहे हैं। पीएम कुसुम योजना है और पंजाब के भी हमने एक नई योजना तैयार की, उसको दोनों को क्लब करके फिर ऐसा अच्छा बनाएंगे ताकि वो आने वाले समय में हमारी जो सब्सिडी का पैसा जाता है वो कम हो जाए। जैसे मान लो हमारा जो हमारा जैसे बॉर्डर पे अपना पठानकोट है, गुरदासपुर है, नया शहर है, होशियारपुर है, ये बड़ी बेल्ट है, इसमें जो है उसका बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और नीचे वाले मालवा में भी क्या है, जो छोटे किसान है, छोटा फार्मर है, जिसके पास 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ ज़मीन है, उसके लिए बहुत ही मैं समझता हूँ लाहेवंद होगी, क्योंकि वो छोटी फार्मिंग करता है, जब फ्रूट का काम करता है, जब वेजिटेबल का काम करता है, उस एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन सर ये 1, 1.5, 2 करोड़ और जो डाइवर्सिफिकेशन नहीं सर, एक मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, कि जो छोटा फार्मर है जिसका 1, 1.5, 2 एकड़ जमीन है जिसकी, अब उसके ऊपर तो इतना नहीं, उसकी तरफ तो हम बता ही नहीं रहे। ऑब्वियसली उसको सब्सिडी की जरूरत है। हम ये कह रहे हैं कि जो आपका अमीर फार्मर है जिसके पास 20-25 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उसको क्यों इतनी सब्सिडी मिल रही है? देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ कि सभी जितनी सब्सिडी मिलती है उसको कट करने का कोई भी हमारा इरादा नहीं है, पर लेकिन अमीर के लिए भी हम उसको अमीर फार्मर हम को भी उसको नहीं रैशनलाइजेशन उसको ऐसे कर रहे हैं कि हम उसको सोलराइजेशन पे लेके जा रहे हैं। सोलराइजेशन की तरफ आप लेके जाइए, वो तो एक क्लाइमेट के लिए भी बहुत बढ़िया है, बट यू आर नॉट शोइंग द पॉलिटिकल विल टू कट द सब्सिडी फॉर द रिच फार्मर। देखिए, जो फार्मर की सब्सिडी है तो वो बहुत लंबे अरसे से चल रही है, और उसका कारण भी ये है कि पंजाब का मोस्टली फार्मर जो है वो डेट के नीचे है। पंजाब का मैक्सिमम फार्मर आप देख लीजिए कि लगभग 3 लाख करोड़ के करीब जो है किसान के ऊपर कर्जा पहले दिखा रहे थे, अब थोड़ा कम हुआ है। तो क्योंकि हमारी सरकार आने के बाद उसको जैसे होम में, डोमेस्टिक में भी हम सब्सिडी देने लगे हैं, तो उसका कम हुआ है। पर लेकिन पुरानी सरकारों ने ऐसी पॉलिसियाँ लेके आई एग्रीकल्चर की कि उनके ऊपर बहुत सारा डेट चढ़ गया, तो उनको जो है मैं समझता हूँ सब्सिडी देना जरूरत है हमारी। डोमेस्टिक कंज्यूमर पंजाब का जो, उसने कभी उसकी तरफ से कभी ये डिमांड नहीं थी कि उसको आप 300 यूनिट फ्री बिजली दिया। नहीं, ये तो आप बोल रहे हैं कि डिमांड नहीं थी। आप जाके देखिए नीचे जो मिडिल क्लास है वो उनकी डिमांड थी। हमने जब इलेक्शन में थे तो हमारी ये गारंटी थी, हमारी पार्टी की गारंटी थी, लोगों ने इसीलिए हमें वोट दिया, इसीलिए हमें 92 सीटें दी कि हमने, हमारा जो लोगों के साथ वादा था कि हम आपको फ्री 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो हमने बिल्कुल उसको लागू किया। इसी मुद्दे पे तो हम इलेक्शन लड़े हैं कि आपके स्कूल अच्छे करेंगे, आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। देखिए, ये हमारा जो इलेक्शन का वादा था कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, आपको 300 यूनिट देंगे, और उसके बाद आपके स्कूल ठीक करेंगे, आपके हॉस्पिटल ठीक करेंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। तो हमारे मोहल्ला क्लिनिक भी बन रहे हैं, हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस भी बन रहे हैं, हमने 300 यूनिट दे दिया। ये हमारी 3 बड़ी गारंटियाँ थी। और 4th गारंटी थी हमारी कि हम जो हमारे सैनिक भाई हैं, चाहे वो पंजाब पुलिस में है, चाहे वो मिलिट्री में है, या BSF में, कहीं भी हैं, उनकी ड्यूरिंग द ड्यूटी उनकी डेथ हो जाती है तो हम उनके परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपया जो है ऑनरेरियम देंगे, तो हम दे रहे हैं वो। लेकिन सर, आप ये भी कबूल करेंगे कि जो गारंटी आपने जो प्रॉमिस करी थी 300 यूनिट्स वाली, जिसका जिक्र कर रही है रुचिका, दैट हैज बीन मिसयूज्ड, विल यू एक्सेप्ट दैट? नहीं, मिसयूज तो देखो, कोई भी जो स्कीम होती है उस मिसयूज तो होना, तो उसका स्टार्ट हो जाता है, पर लेकिन उसको हम ठीक कर रहे हैं। लगातार हमारा डिपार्टमेंट PSPCL उस पर काम कर रहा है। जहाँ भी कहीं मिसयूज होता है उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप अभी चीमा साहब, आप बात कर रहे हैं कि पावर सब्सिडी हम नहीं कम कर सकते हैं बिकॉज आप कह रहे हैं कि किसानों को ज़रूरत है, पर इसमें जब इतना पैसा चले जाएगा पावर सब्सिडी में, आप बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है साल का वो 20,000 करोड़ चले जाएगा, जो हमारे सैलरीज और वेजेस हैं वो हमारे करीब 55% बजट हमारा उसमें चले जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम
अपने कैपिटल एसेट्स कैसे बनाएंगे, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे? यानी हम कैपिटल एसेट के लिए लगातार हमारा इस बार भी लगभग 13,000 करोड़ रुपए का हमने बजट किया है। पिछली बार 11,000 करोड़ रुपये था। तो लगा रहे हैं मैक्सिमल, अगर इतना ही हरियाणा कर रहा है, हमारे जितने भी स्टेट के हैं वो उतना सेम कर रहे हैं। हम अपना जीएसडीपी का लगभग 2% के करीब कर रहे हैं। सो चीमा साहब, एक बात बोलते आ रहे हैं कि जीएसटी की चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है पंजाब में। ये जो जीएसटी की चोरी हो रही है, पीछे एक अमृतसर में और एक शायद लुधियाना में आपने करीब 750 या 800 करोड़ के करीब की चोरी पकड़ी थी। आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, वो क्या था? देखिए, वो गोल्ड था, जो बड़े बड़े शोरूम हैं जहाँ गोल्ड का सामान बिकता है, गोल्ड की बस्ती मिलती हैं। उसमें क्या था कि उसके ऊपर हमें इनपुट मिला कि ये बिलिंग जो है फेक बिलिंग करते हैं, फेक बिलिंग पे सामान लेके आगे जो कंज्यूमर को बेचते हैं। तो उसके खिलाफ कार्रवाई की और लगभग 860 करोड़ रुपए का वो गोल्ड था। तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 45 करोड़ का हमने उनको पेनल्टी और टैक्स इम्पोज किया है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। उसके अलावा लगभग 4,000 करोड़ का लुधियाना, मंडी गोविंदगढ़, फतेहगढ़ साहब, इस बेल्ट पे जो है वो हमने आयरन का जो काम करने वाले लोग हैं, जो आयरन को बाहर से ला के यहाँ मिलों में बेचते हैं, उनका भी हमने एक जो फर्जी बिलों का था, आईटीसी रिटर्न लेते थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ और 5 लोगों को तो हमने जेल में भेजा है और 11 लोगों के खिलाफ जो FIR दर्ज की रही थी। तो बहुत बड़े बड़े हम स्कैम जहाँ भी हमें दिखता है तो हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आई वांट टू कम बैक टू द पॉलिटिक्स इन द स्टेट। और जो आपने अभी कहा कि आपकी एक गारंटी थी जब 22 में जब चुनाव हुए थे और आप लोग इतने बड़े पैमाने पे आप लोग वापस आए, यू वन 92 सीट्स आउट ऑफ 117 इन द हाउस। नाउ इन द रिसेंट लोकसभा इलेक्शन जो अभी चुनाव हुआ अभी पिछले महीने जून में, तो उसमें जो है आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें आई हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो वोट बैंक है वो खिसक के कांग्रेस पार्टी के पास चला गया। इसको आप देखिए, जो पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है वो देश के प्रधानमंत्री की इलेक्शन होती है, देश के PM की इलेक्शन होती है। तो उसमें स्टेट में ये होता है कि स्टेट की जो हमारी पार्टी जो है छोटी पार्टी है। हमारी पार्टी मेन तो दिल्ली में लड़ रही थी या पंजाब में लड़ रही थी। दिल्ली में हम अलायंस में लड़ रहे थे कांग्रेस के साथ और यहाँ पंजाब में हम अकेले लड़ रहे थे। तो ये नेशनल लेवल की इलेक्शन थी। तो लोगों ने माना कि सत्ता में कौन आएगा, कांग्रेस आएगी या भारतीय जनता पार्टी आएगी। सत्ता में या तो भारतीय जनता पार्टी आएगी या कांग्रेस आएगी। तो लोगों ने, पंजाब के लोगों ने कांग्रेस को चुन लिया। पर लेकिन हमने फिर भी बेटर परफॉर्म किया। पहले से हम 2019 से हमारी पास 1 ही सीट थी, हम उसके बाद 3 पे पहुंच गए। तो हमने पहले से बेटर परफॉर्म किया। पर लेकिन ये नेशनल लेवल की जब भी आप देख, पिछले जितनी भी इलेक्शन हुई है सभी में ऐसा होता है, प्रधानमंत्री की जब इलेक्शन होती है, तब पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है, तब जो वोट का पैटर्न है तो डिफरेंट होता है। जो स्टेट की होती है तो स्टेट की पॉलिटिक्स को लोग देख के वोट देते हैं। तो मेरा मानना है कि इसीलिए कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली। चीमा साहब, 92 में से आप 60 से ऊपर सीटें हैं जिनमें आपका वोट बहुत कम हुआ है। रुचिका जी, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये नेशनल लेवल की पार्लियामेंट की इलेक्शन थी, ये स्टेट असेंबली की नहीं थी। इसको स्टेट असेंबली से मत देखिए। जब स्टेट असेंबली की बात होगी तो मैं समझता हूँ पंजाब में आम आदमी पार्टी पहले से भी बेटर जो है करेगी, क्योंकि अब हमारी जितनी गारंटियां हैं हम सभी को लगभग लागू कर दिया है कि तो बची हैं उनको भी लागू करेंगे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हम अच्छा कर रहे हैं। पर ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि आप जो पंचायतों के, ब्लॉक समितिज के और जिला परिषद के और कॉरपोरेशन के चुनाव हैं जो होने वाले हैं, जिनके मियाद पूरी हो चुकी है, आप आम आदमी पार्टी उसको इसलिए नहीं करा रही है बिकॉज आम आदमी पार्टी लोकसभा इलेक्शन के बाद डर गई है? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बड़ी जल्दी इलेक्शन होंगे, उनका पूरा ऑनरेबल CM साहब देख रहे हैं, पूरा तैयार कर लिया, प्रोग्राम तैयार हैगा और बड़ी जल्दी मैं समझता हूँ उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो आप डरे हुए नहीं है वैसे? नहीं, कैसे डरेंगे, वो तो पार्लियामेंट की इलेक्शन थी। अब पार्लियामेंट की, ये तो पंचायत की इलेक्शन है। यहाँ तो पार्टी ग्राउंड लेवल तो बहुत मजबूत है, अभी भी बड़ी मजबूत है, पूरी मजबूत है अभी। अच्छा, तो ये बताइए कि तो ये इसका जो आप कह रहे हो कि रेफरेंडम किसके नाम से, बीजेपी जो 2 सीटें थी उनकी 19 में, वो ये 2 सीटें भी हार गई, लेकिन उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है, 18.5% के करीब आया। लेकिन क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, देखिए पहले वो ऐसा था कि पहले पे वो उनको 2 सीटें इसलिए मिलती थी, वो अकाली दल के साथ लड़के लाइन्स में इलेक्शन लड़ता था पंजाब में। और फर्स्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन अकेले लड़ा। और दूसरा, जब उनकी सरकार थी पंजाब में तो उनकी सरकार में सबसे ज़्यादा हमारे धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई। पंजाब में बीजेपी थी तब,
पंजाब में अकाली दल था, अब दोनों को दरकिनार कर दिया पंजाब के लोगों ने, दोनों को भगा दिया पंजाब से। उसको तो एक सीट आ गई अकाली दल को, तो बीजेपी तो बिल्कुल जीरो पे सिमट गई। तो मेरा मानना है कि बीजेपी पंजाब में कभी भी अपने पैर नहीं लगा सकती। अब अकाली दल के तो हालात सबके सामने हैं, उनसे कोई हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, वोट देने की तो बहुत दूर की बात। कि बीजेपी क्यों इतनी बुरी तरह से कर रही है? देखो बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ 2007 ਚ ਆਈ ਆ, 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। फिर नफरत किस तरह कर दी है पंजाब बीजेपी ਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 18.5% ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈਣਾ ਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗੇਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਪੁਲੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਸਬमिट ਕੀਤਾ। तो ये बताइए कि ये जो शिरोमणि अकाली दल में आज की तारीख में जो क्राइसिस है, अभी हमने देखा है कि एक दिन पहले कुछ लीडर्स को एक्सपेल भी कर दिया पार्टी के से। अब जो आम आदमी पार्टी जब उभर के आई थी पंजाब के अंदर, you were seen as a third force in the politics of the state. In a sense, it was a reaction to the existing politics, both in the Congress party, the BJP, as well as in the Akali Dal. So how do you look at this? देखिए अकाली दल, मैं फिर वही बात पे आ रहा हूँ कि अकाली दल की जब सरकार थी पंजाब में, अकाली दल किस काम के लिए जाना था? पंजाब में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जो प्रेसिडेंटशिप है वो अकाली दल के पास है। पंजाब में अकाली दल को एक धार्मिक पार्टी के तौर पे जाना जाता था कि वो धर्म की रक्षा करती है और धर्म के साथ करती है और धर्म को आगे लेके जाती है। पर लेकिन उन्हीं के समय में, उन्हीं के राज्य में, उन्हीं की जब उनका पंजाब में शासन था, जब उनकी पंजाब में सरकार थी, तब उन्हीं के समय में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी पहली बार हुई। तो ये जो दाग अकाली दल पे लग गया, ये कभी मैं समझता हूँ इस आने वाले समय में भी साफ नहीं कर पाएंगे। और दूसरा वही परिवार, बादल परिवार, या तो उनकी लीडरशिप में कोई तब्दीली आ जाती, कोई चेंज आ जाती, तो शायद लोग दोबारा उनको वोट दे देते या दोबारा उनके साथ खड़े जाते। तो वही एक ही परिवार जो पिछले लगभग 25-30 साल से काम कर रहा है, जिसको पंजाब लगभग 4-5 इलेक्शन तो कंटिन्यूसली हार गया, तो उसको साइड पे हो जाना चाहिए था ताकि अकाली दल बच सकता। अब तो मैं समझता हूँ उनका परिवार बचेगा, अकाली दल तो नहीं बचेगा। परिवार बच जाएगा? परिवार तो बचा हुआ है, पर लेकिन अकाली दल नहीं बचेगा। चीमा साहब, तो आम आदमी पार्टी, सॉरी रुचिका, आम आदमी पार्टी का इसमें जो आप ये, क्या आपको लगता है कि अकाली पॉलिटिक्स या सिख पॉलिटिक्स में एक वैक्यूम पैदा हो रहा है पंजाब के अंदर, और क्या आम आदमी पार्टी इसको भर सकती है? नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो सेकुलर पार्टी है। आम आदमी पार्टी धर्म की बात नहीं करती। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हम तो धर्म की राजनीति नहीं करते आम आदमी पार्टी। तो वैक्यूम मैं समझता हूँ अब पंजाब में नहीं है। ऐसा नहीं है कि अकाली दल का कोई स्थान और ले लेगा या कोई और नया आदमी आ जाए पंजाब में, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक थर्ड फोर्स बन के जब पंजाब में आई, हमने पहली बार 2017 में इलेक्शन लड़ी। फर्स्ट टाइम हमने इलेक्शन लड़ते हुए लगभग 20 हमारे एमएलए पंजाब की विधानसभा में आए, और उसके बाद सेकंड टर्म में हमारी सरकार बन गई। तो मेरा मानना है कि अब कोई भी पार्टी और पंजाब में नहीं आ सकती। आम आदमी पार्टी ही अकेली ऐसी पार्टी रहेगी जो आने वाले 2 और 3 टाइम सरकार पंजाब में और बनाएगी। चीमा साहब, आप आम आदमी पार्टी सरकार में सीनियर मोस्ट मिनिस्टर है। हमारे पास 3 कैबिनेट बर्थ्स खाली पड़ी हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद चर्चाएं होती रहती हैं कि कैबिनेट रीशफल होगा। सवाल पूछती है आपको चीमा साहब। कोई बात सो बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि कैबिनेट रीशफल होगा।
नए गवर्नर आएंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा, सो क्या कितनी देर में एक्सपेक्टेड है? देखिए, ये जो अधिकार क्षेत्र है, जो पावर्स हैं, वो ऑनरेबल सीएम साहब के पास हैं और हमारे नेशनल लीडरशिप अरविंद केजरीवाल जी पूरी उनके पास है। तो वही डिसाइड करेंगे कब ये पोस्टें को फिल करना है। सो सीएम साहब अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि मोहिंदर भगत को स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने प्रॉमिस किया था जलंधर वेस्ट बाईपोल में कि उनको बनाया जाएगा, और फिर कुछ ऐसी भी चर्चा चली थी कि उनको शायद स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जाए। नहीं, देखिए, ये चर्चा तो ऐसी चलती रहती है, किसको बनाना है, किसको हटाना है, पर लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऑनरेबल सीएम साहब और दिल्ली के हमारे सीएम, हमारे नेशनल लीडरशिप तय करेगी किसको बनाना है, कब बनाना है। पर आप कह रहे हैं कि रिशफल होगा, नहीं, टाइमिंग वो डिसाइड करेंगे, पर रिशफल होगा। टाइम 3 पोस्टें खाली पड़ी है ना, रिशफल हाँ, 3 पोस्टें खाली पड़ी हैं, उनको तो फिल करना ही है ना, वो तो आने वाले समय में बिल्कुल फिल होंगी। तो अब आम आदमी पार्टी, कुछ आखिरी 1-2 सवाल आपसे चीमा साहब, आम आदमी पार्टी अब हरियाणा की तरफ भी जो है नज़र देखना उन्होंने शुरू कर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा, क्योंकि पिछली दफ़ा भी आपने किया था पूरा इंतज़ाम लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो अब तो अरविंद केजरीवाल भी जेल के अंदर हैं, 8 तारीख को उनकी अब लगी है उनकी बेल की प्ली, लेकिन कुछ ऐसा नहीं लगता कि वो अगर निकल के आएंगे तो उनकी एब्सेंस में आप कैसे करोगे उसको एक्सपैंड? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी वो ओरिजिनली तो हरियाणा को बिलोंग करते हैं, वो उनका परिवार, उनकी फैमिली, उनके लोग वो हरियाणा से हैं, और दूसरा दिल्ली में हमारी सरकार है और पंजाब में सरकार है और बिचकार में हरियाणा आता है, बीच में हरियाणा आता है। तो मेरे को लगता है कि हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं और लोगों में अंडर करंट है। मैंने जाके देखा है, मैं भी 1-2 डिस्ट्रिक्टों में गया हूँ। आप भी गए थे? मैं भी जाता रहता हूँ। मैं तो जींद में गया था और 2-3 जगह पे जाके आया हूँ, मेरी जींद पार्लियामेंट में ड्यूटी लगी थी, तो अब भी मैं जाके आया हूँ। अंडर करंट है, लोग चेंज चाहते हैं, लोग कांग्रेस और बीजेपी को नहीं लाना चाहते, और बीजेपी का तो मैं सोचता हूँ सवाल ही नहीं उठ सकता, वहाँ जितनी मर्जी लीडरशिप चेंज कर लें, बीजेपी तो कभी वहाँ आएगी नहीं, पर लेकिन वहाँ आम आदमी पार्टी जो है सरकार आने वाले समय में बनाएगी। चीमा साहब, एक मेरी तरफ से आखिरी सवाल है कि आज पंजाब के नए गवर्नर ने चार्ज संभाला है, सो अब क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो पंजाब राजभवन है और जो पंजाब सीएम ऑफिस है या आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उनके कुछ जो रिलेशन है वो सुधरेंगे? देखिए, कल जब हमारे पुराने गवर्नर साहब रिटायर होकर चले जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि मेरा तो कभी भी सीएम हाउस के साथ कोई भी लड़ाई नहीं थी, ये तो ऐसे ही बाहर में पता है कि ये डिफरेंसेस बहुत सारे थे। नहीं, ये तो सबको पर पता है। आप तो सुप्रीम कोर्ट चले गए उनके अगेंस्ट। देखो, उन्होंने बोला कि मेरा कोई भी सीएम साहब के साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था, मैं तो बिल्कुल पंजाब के साथ खड़ा था, पंजाब के लिए मैंने 3 साल काम किया। तो मैं समझता हूँ जो आने वाले नए गवर्नर साहब आए हैं, मैं उनका सबसे पहले स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पंजाब की सरकार के साथ मिलके पंजाब के लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। सर, पंजाब के लोगों के लिए इंशाअल्लाह सब अच्छा काम करेंगे, लेकिन एक ही आखिरी सवाल था कि पंजाब में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपने अपने आप कहा कि जो डेट की प्रॉब्लम है, लेकिन कोई आगे सोल्यूशन नहीं दिखता, और ना आपकी सरकार में कुछ दिख रहा है। आपका कोई इंडस्ट्री नहीं है, जो इंडस्ट्री लायक नहीं है। हम अपने एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए हम नए जो है तरीके ढूंढ रहे हैं। पंजाब में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब लगे हुए हैं, हम पूरी टीम में की तरह काम कर रहे हैं, और हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसको हम कम करेंगे। जब एक्सपेंडिचर कम होगा, रेवेन्यू जो हमारा बढ़ेगा, तो मैं समझता हूँ तो उसके बाद जो है पंजाब और तेजी से तरक्की करेगा। अब जीएसटी की बात कीजिए, जीएसटी में हम 35% से ऊपर इंक्रीज आया। नहीं, इंडस्ट्री का प्लान क्यों नहीं है? लुधियाना में इंडस्ट्री आई है, अभी एमएसएमई में पंजाब नंबर 1 पे है। जितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं देश भर में, ज़्यादा लोग जो है पंजाब में एमएसएमई में रजिस्टर्ड हुए हैं। तो इसी के साथ हमारा एक्साइज में हम 50% हमने बढ़ोतरी हुई है 2 साल में, और जीएसटी में हम लगातार, जो कांग्रेस के समय 6% बढ़ रहा था, अब वो लगभग 14-15% बढ़ रहा है, कभी 14 कभी 15, मतलब एवरेज 14% जो है आ रहा है सामने। इसका मतलब पंजाब तरक्की कर ले। जब लोगों के पास पैसा होगा तभी टैक्स देंगे ना, इसका मतलब 6 से 14 पे आ गए, तो इसका मतलब लोगों की जेब में पैसा है, तो लोग हमें दे रहे हैं, वो सरकार लोगों के ऊपर लगा रही है। चलिए, we wish you all the best. Thank you, धन्यवाद। Thank you so much for coming to the Tribune, Chima Saab. Thank you, and thank we you, hope so that nice we of will you. continue to have more interviews in the future. And I'd like to thank you all so much for watching this show. Please do send us your feedback. Follow us across all our social media handles, Twitter, X, on Instagram, Facebook.
And do let us know what you think about the show, Decode Punjab. It's your show. It's about your issues, your concerns, and we look forward to your feedback. Thank you again so much for watching.